नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने सेशन पे, माधवी क्लासेस पे। मध्यकालीन भारत की दूसरी कड़ी में हम पहुंच गए हैं दिल्ली सल्तनत की, जिसमें हमने पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को निपटाया और आज हम दूसरे पात्र की ओर चर्चा कर रहे हैं, जो कि है इल्तुतमिश। ऐसा नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद डायरेक्ट सत्ता में इल्तुतमिश आ जाएगा। इल्तुतमिश इसके लिए कुतुबुद्दीन के अयोग्य पुत्र, जिसने 8 महीने शासन किया था, आराम शाह, उसको पहले निपटाया और फिर शासन में आया। और ये गुलामों का गुलाम बुलंदियों को छूता है कैसे, आइए हम देखते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। इल्तुतमिश जी बताएं अपनी जाति क्या है। जाति ये इलवरी है और इसे शमसी भी जाति भी कहते हैं। इस कारण से दोनों वंश इनके नाम पड़ जाते हैं, इलवरी वंश और शमसी वंश भी कहते हैं। बाकी है तो ये दास वंश के अधीन ही, गुलाम वंश के अधीन ही, मामलुक वंश के अधीन ही। और बात करते हैं कि इनका कुछ परिवार रहा होगा, तो पत्नी रही है शाह तुर्कान। अकेली पत्नी थी नहीं, कई पत्नियां रहती थी और कई पुत्र भी रहते थे, लेकिन शाह तुर्कान सबसे हाईलाइटेड है, सबसे ज्यादा प्यार देता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। और संतान की बात करें तो देखिए, बड़ा बेटा रहता है नासिरुद्दीन महमूद। ये नासिरुद्दीन महमूद अलग है। ये नासिरुद्दीन महमूद बड़ा बेटा रहता है और ये बहुत ही कम अवस्था में मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण फिर रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य तो रहता है, अयोग्य रहता है, लेकिन मां शाह तुर्कान के कारण ये सत्ता पा जाता है। और रजिया सुल्तान तो है ही है, तो 50 पुत्र कितनों को लिखोगे, लिख लो 3-4, इतना ही जानो। मुइजुद्दीन, बहराम शाह। आजकल लोगों को अपने घर परिवार के बारे में पता नहीं है, लेकिन पूरी दिल्ली सल्तनत बता देंगे किसके परिवार में कितने सदस्य थे। आजकल की प्रथा कुछ और ही चल रही है और बढ़िया भी है, सफलता का ये रीजन है, सही चीजों पे ही टारगेट किया जाए। और देखिए, इल्तुतमिश जो है, इसे गुलामों का गुलाम इसलिए कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो पहले गुलाम था और ये उसका भी गुलाम था, तो गुलामों का गुलाम इसको कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक रहता है ये, क्योंकि ये जो है खलीफा से सुल्तान पद का खिलाअत प्राप्त करता है। खिलाअत मतलब होता है प्रमाण पत्र। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सब लिख लीजिए, सब महत्वपूर्ण है। आज मेरे मुंह से निकली एक बात महत्वपूर्ण है और नहीं नोट करेंगे तो जीवन में पछताएंगे और गहरा आघात लग सकता है लूसेंट छाप लोगों को, जो अपने लूसेंट के ज्ञान के दम पे उछलते हैं। तो जान लीजिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों से सामना होता है और मेरी बातों का बुरा ना माना जाए, क्योंकि यथार्थ हमेशा स्वीकार करने के लिए होता है, बुरा मानने के लिए नहीं। और देखिए, संस्थापक रहता है, गुलामों का गुलाम, दिल्ली का संस्थापक। और इसको कुछ उपाधियां भी मिली रहती हैं। देखिए, पहले तो खिलाअत क्या होता है। खिलाअत खिलाअत खलीफा द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है, जो इसको सुल्तान बनाता है ना। सुल्तान के लिए, सुल्तान बनने के लिए पहले खलीफाओं की अनुमति जरूरी होती थी। खलीफा जब तक अनुमति नहीं देते थे तो संपूर्ण प्रजा इन्हें सुल्तान मानती नहीं थी। तो देखिए, पूरे क्षेत्र जहां तक इनका विस्तार रहता है, सभी पे इसके हिस्सेदारी की जो है घोषणा कर देते हैं खलीफा, और इसे महान सुल्तान की भी संज्ञा दी जाती है, खलीफा दे देते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा, ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ, ये इतिहासकार कहते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखना है, कहीं लिख न दीजिएगा कि ये जो सुल्तान पद की प्राप्ति है, इसने इसके लिए विनती की थी खलीफा से कि हमें खिलाअत प्रदान किया जाए। कोई बात नहीं, साम दाम दंड भेद, जैसे भी कलेक्टर बनना हो, जैसे भी सुल्तान बनना हो, बना जाए, कोई बुराई नहीं है। यही तो राजनीति का हिस्सा रहा है।
तो बेसिक जानकारी ये हो गई। आगे बढ़ते हैं और इसमें बहुत सारा ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपके हो जाएं। इसके बाद मैं पहले प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा हूँ, इसमें महत्वपूर्ण तथ्यावली दे रहा हूँ ताकि बहुत से लोग जो मेंस नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, खाली प्रीलिम्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो पहले पार्ट को देखें और संतोष करें। और बहुत से लोग जो मेंस या फिर किसी प्रकार से इसमें ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना चाह रहे हैं तो दोनों पार्ट देख लें और बहुत ही कम समय में हम करा देंगे। इतने कम समय में जितना आप इसको रटने में लगा देते हैं उतने कम समय में पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का रहता है गुलाम। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक तक पहुंचता कैसे है? तो देखिए क्या होता है, एक व्यापारी रहता है जो इसे दास के रूप में खरीद लेता है। पहले दास का धंधा बहुत चलता था, उसका नाम है जमालुद्दीन। जमालुद्दीन बाद में जाके इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देता है, तो यह इसे पहुंचता है। बहुत ही योग्य प्रतिभाशाली रहता है और योग्यता के दम पे आगे बढ़ता रहता है। और देखिए ये सूबेदारी प्राप्त कर लेता है कई क्षेत्रों की। सूबेदार मतलब क्या होता है? राज्यपाल, राजा के अधीन राजा। तो सूबेदारी प्राप्त करता है 3 क्षेत्रों की, बदायूं आप देख सकते हैं इधर, बुलंद क्षेत्र और ग्वालियर, 3 क्षेत्रों की सूबेदारी इसके हाथ में रहती है। केवल बदायूं हम पढ़ते हैं, लेकिन ये भी पढ़ लीजिएगा, जरूरी है। इसी के ये जब शासक बनता है तो एक अवध क्षेत्र जो यूपी का पड़ता है, वहां पुरथू विद्रोह होता है। कभी कभी ये पुरथू विद्रोह क्वेश्चन बन जाता है और हम सोचते रहते हैं पुरथू विद्रोह है क्या? ये नया टर्म है, बहुत कम किताबों में मिलता है पढ़ने के लिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो पुरथू विद्रोह अवध के समय में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश के समय में ही बंगाल में शासन कर रहे थे अलीमर्दन। अलीमर्दन कौन? अलीमर्दन कौन है? अलीमर्दन कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जाने के बाद ये इल्तुतमिश को इग्नोर करना शुरू कर देता है और एक उपाधि लेता है अलाउद्दीन। महत्वपूर्ण है उपाधि। अलाउद्दीन की उपाधि इल्तुतमिश के समय में कौन लेता है? अलीमर्दन है। अलीमर्दन का भी हशमुद्दीन, हशमुद्दीन एवाज ये पुत्र रहता है और ये बंगाल क्षेत्र में रहता है, सूबेदार है ना अलीमर्दन। तो देखिए एवाज रहता है, ये भी एक उपाधि लेता है, बहुत कम जगह पढ़ने को मिलता है। ग्यासुद्दीन आजम लिख लीजिए। इसी तरह के जब नए क्वेश्चन बनते हैं तो आपके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और आप सोचते हैं कि क्वेश्चन आए तो आए कहाँ से है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, सब पढ़ लेना है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी। बहुत इजी है हिस्ट्री। और यदि आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है तो ना आपकी राजनीति अच्छी हो सकती है और ना आपका भूगोल अच्छा हो सकता है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट धैर्य मांगते हैं। किसी एक में यदि आप कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं तो तीनों सब्जेक्ट आपके बढ़िया होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप पढ़ते चलिए, हिस्ट्री बहुत इजी है। हिस्ट्री से इजी सब्जेक्ट कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इसमें इंटरेस्ट पैदा करने का भी काम है मेरा, वो भी मैं कर दूंगा। देखिए इल्तुतमिश खिलात जब प्राप्त कर लेता है एक उपाधि ले लेता है, बहुत प्रसन्न होता है और एक उपाधि लेता है, लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है, नासिर आमिर उल मोमिनीन। ये उपाधि है, थोड़ी बड़ी है। जैसे घर में भी आपको छोटू चिंटू पिंटू उपाधि मिलती है, तो इसे इसको भी उपाधि प्राप्त हुई थी। आपको याद करना है, किसी एक व्यक्ति का ऐसा नाम रखवा दीजिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। देखिए खोखर जनजाति रहती है। खोखर वही जनजाति जो हमने पीछे देखा है, मोहम्मद गौरी को जो परास्त कर देती है, दम्यक नामक स्थान पर इसकी हत्या कर देती है मोहम्मद गौरी की। तो यदि आप ये सेशन देख रहे हैं ना, तो इससे पहले 2 सेशन जरूर देख लीजिएगा पीछे के, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी चीजें इंटरलिंक्ड कर दी गई हैं और आप क्रमबद्धता से पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार उसे जरूर देखिएगा। तो खोखर जनजात जो मोहम्मद गौरी को मार देती है, लीजिए एक फैक्ट और क्लियर कर देते हैं। दमयक नामक स्थान पे इसको मारा जाता है मोहम्मद गौरी को, ठीक है, ये भी जान लीजिए।
1206 में मारा जाता है। और जानना है 15 मार्च 1206 में मारा जाता है, जान लीजिए। अब देखिए खुक्खर जनजाति से इल्तुतमिश करता है संघर्ष, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, संघर्ष करता है। खुक्खर जनजाति को समय समय पर धूल चटाता रहता है। मोहम्मद गौरी बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि खुक्खरों से बहुत नफरत करता है और इसी कारण से ये इल्तुतमिश को एक उपाधि देता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है हर एग्जाम के लिए। आमिर उल उमरा, आमिर उल उमरा ये उपाधि आप नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब फैक्ट वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है इनके लिए तो रामबाण साबित होगा, इन्हीं में से क्वेश्चन बैठाए जाएंगे। उल्टा विद्रोह आपने देख ही लिया है, कुछ काम धाम भी करता होगा, काम करता है ना, कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। निर्माण तो शुरू करवा देता है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूर्ण कौन करवाता है? इल्तुतमिश। और इसके बारे में बहुत ही ज्यादा रोचक बात है, इसमें कुतुब मीनार में 3 शासकों का योगदान रहता है। पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, फिर इल्तुतमिश रहता है और फिर फिरोज शाह तुगलक रहता है। तुगलक वंश जब हम पढ़ेंगे, कारण कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कार्य तो शुरू करवा देता है लेकिन पूरा नहीं होता। इल्तुतमिश उसको पूर्ण कराता है और पूर्ण करा के 4 मंजिल तक बनवा देता है। और 4 मंजिल में जब फिरोज शाह तुगलक का समय आता है तो चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके एवज में वो चौथी मंजिल का तो पुनर्निर्माण करवाता ही है और एक और मंजिल ऊपर उठवा देता है, तो कुतुब मीनार 5 मंजिल की हो जाती है। बहुत अच्छा काम करता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक बेहतरीन किरदार वैसे भी है। फिरोज शाह तुगलक में तो पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा आपको। तो बात रही है, फिर आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम है, ये भी जान लीजिए, पूर्ण नाम है। और बाद में ये अपनी सत्ता जो है जब जाता रहता है तो अपनी सत्ता देता है रजिया को, तो रजिया को उत्तराधिकारी घोषित तो कर देता है, लेकिन शाह तुर्कान मध्यस्थता कर देती है, रुकनुद्दीन फिरोज को बैठा देती हैं, लेकिन बाद में रजिया अपनी सत्ता हड़प लेगी वापस। और इसके समय में आप देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि संगमरमर के 2 शेर बनाए गए हैं और उनके गले में घंटियां बांधी गई हैं, और जिस भी व्यक्ति को यदि न्याय प्राप्त करना होता था इस घंटी को बजा देता था, सुल्तान तक उसकी आवाज पहुंच जाती थी और सुल्तान उसे न्याय प्रदान करते थे। ये क्वेश्चन बन जाता है कि संगमरमर पर किसने घंटी, संगमरमर के 2 सिंह पर किसने घंटियां लगवाई थी न्याय प्राप्त करवाने के लिए? तो इसी ने करवाई थी। और देखिए इसके शासनकाल में लाल कपड़े को न्याय का प्रतीक माना जाता है, ये भी जान लीजिए, न्याय का प्रतीक माना जाता है। महत्वपूर्ण बात है, शुद्ध अरबी सिक्के इसी ने चलवाए हैं। शुद्ध अरबी सिक्के चलवाता है और सिक्का चलवाता है चांदी और तांबा का। महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा, चांदी के सिक्के को कहते हैं टंका, टंका, और तांबे को बोलते हैं जीतल। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके सिक्के पे आप देखेंगे तो इसके सिक्के पे नंदी भगवान का जो है चित्रांकन मिलता है और बाकी तो इनके जो है कलमा खुदे ही रहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नंदी भगवान का चित्रांकन मिलता है। और ये चीजें हो गई, शुद्ध अरबी सिक्के चलवा दिए इसने। गुम्बद निर्माण का पिता कहते इसे, ये भी जान लीजिए, फैक्ट है। गुम्बद निर्माण का पिता कहते हैं। पहला मकबरा बनवाने का श्रेय इसी को जाता है। ये चीजें आपने जान ली, नोट डाउन कर ली होंगी। अब आगे बढ़ते हैं,
मंगोल आक्रमण देखिए, इसके समय पे मंगोल आक्रमण होते हैं। मंगोल शासक जो रहते हैं अफगानिस्तान के आसपास ख्वारिज्म का क्षेत्र रहता है। जैसे आप ये क्षेत्र देख लीजिए, मान लीजिए हमारा भारत है और ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है जहाँ ख्वारिज्म है, और यहाँ मंगोल रहते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए मंगोल यहाँ पे अटैक करते हैं, ये भाग के यहाँ आता है और इल्तुतमिश से सहायता मांगता है, और इधर से इसके दूत भी आ जाते हैं, कहते सहायता नहीं देना है। लेकिन ये जो मांगवर्णी है, मांगवर्णी ख्वारिज्म के शाह, ख्वारिज्म जो क्षेत्र था अफगानिस्तान, वहाँ शाह चलते थे, राजा को शाह कहते थे। तो मांगवर्णी को क्यों मंगोल नेता परेशान कर रहे थे या मंगोल नेता आक्रमण कर रहे थे? क्योंकि मांगवर्णी का प्रेम प्रसंग मंगोल शासक की पुत्री से था, इस कारण से ये भड़के हुए थे। और मांगवर्णी को सहायता न देने के लिए इल्तुतमिश को चेतावनी देते हैं। इल्तुतमिश भी समझ जाता है कि चंगेज खां बहुत खतरनाक आदमी है, तो वो मांगवर्णी को सहायता नहीं देता है। मांगवर्णी को अंततः वापस जाना पड़ता है और चंगेज खां उसे रास्ते में पा ही जाता है क्षेत्र लौटते लौटते, और इसकी हत्या कर देता है। तो देखिए मंगोल आक्रमण से सुरक्षा करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा कर लेता है। और फौजी शम्स का निर्माण करवाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। बदायूं में है ना, बदायूं में सब मुस्लिम इमारतें हैं। अजमेर में भी बनवाता है अतारकिन दरवाजा। एक लेखक है मिन्हास उल सिराज, ये वही लेखक है जो रजिया के शासन का अंत उसका स्त्री होना मानते हैं। कि पुस्तक है तबकात ए नासिरी, जो इल्तुतमिश के बड़े बेटे नासिरुद्दीन के जीवन पर आधारित है। नासिरुद्दीन को याद करता है और नासिरुद्दीन को बहुत मानता है इल्तुतमिश, उसकी याद में नासिरी मदरसा बनवाता है। और मोहम्मद गौरी की याद में मदरसा ए मुअज्जी बनवाता है। ये भी जान लीजिए कि मदरसा ए मुअज्जी का निर्माण मोहम्मद गौरी की याद में करवाता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत और फैक्ट जो बचे हैं वो भी निपटा लेते हैं इसके। तो देख लीजिए, हमने मंगोल आक्रमण देख लिया, मंगोल आक्रमण से किस प्रकार रक्षा करते हैं। और देखिए कुछ गुलाम रहते हैं उस समय उसके समकालीन, तो गुलाम में परेशान बहुत करते हैं नासिरुद्दीन कुवाचा और ताजुद्दीन याल्दाउज। ताजुद्दीन याल्दाउज, याल्दाउज से तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1215 में, और तराइन के द्वितीय युद्ध में याल्दाउज को परास्त कर देता है। 1217 में नासिरुद्दीन कुवाचा को आक्रमण के लिए ललकारता है, उसके क्षेत्र में जाता है और ये लाहौर छोड़कर भाग जाता है बिना युद्ध करे। लेकिन आगे मंसूरा क्षेत्र आएगा, मंसूरा क्षेत्र में ये धर दबोचे जाते हैं। वहां पे इल्तुतमिश बोलता है हाँ बेटा बहुत उड़ रहे थे अब बताओ, लेकिन फिर ये माफी भी मांग लेता है। इल्तुतमिश इसे छोड़ इसलिए देते हैं कि उस समय मंगोल आक्रमण का खतरा बना रहता है और मंगोल आक्रमण को शांत करने चला जाता है। इधर फिर भी ये नासिरुद्दीन कुवाचा षड्यंत्र रचता रहता है, लेकिन इल्तुतमिश को बाद में मौका मिल जाता है इसे परास्त करने का। तब जब इस पे मंगोल आक्रमण हो जाते हैं ये टूट जाता है। ख्वारिज्म के शाह का आक्रमण हो जाता है, ये टूट जाता है। और 1227 में जब इसकी स्थिति कमजोर हो जाती है तो भक्कर के किले जो सिंध क्षेत्र में है, भक्कर के किले पर आक्रमण कर देता है। और भक्कर के किले पर जब आक्रमण कर देता है तो ये तो समझ जाता है कि हम जीतेंगे है नहीं, आत्मग्लानि से और निराश होकर सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार नासिरुद्दीन कुवाचा का जीवन समाप्त हो जाता है। याल्दाउज को भी निपटा देता है, मंगोल आक्रमण में भी सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। तो देखिए कितने बेहतरीन काम थे। आप इसे योग और दूरदर्शी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एसएससी भी निकाल लिया, पीएससी भी निकाल लिया, यूपीएससी भी क्रैक कर लिया, पटवारी भी अपन सब तो निकाले ले रहा है। तो ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट था, आपको जानना चाहिए। और अब हम चलते हैं तुर्गान ए चहलगानी। तुर्गान ए चहलगानी क्या है? देखिए उस समय क्या था,
कि कुछ सरदार थे, सरदार यानी सामंत टाइप में आप मान सकते हैं, वो परेशान किया करते थे। जैसे कुतुबुद्दीन के कुछ सरदार थे, कुतुबुद्दीन के समर्थक थे जिन्हें कुलवी कहा जाता था, और कुछ मोहम्मद गौरी के थे जिन्हें मुइजी कहा जाता था। ये परेशान करते थे। इनके दमन के लिए, इन्हें समाप्त करने के लिए एक दल का गठन किया जाता है जिसमें 40 बेहतरीन तुर्क सरदार होते हैं जो प्रशासन से लेकर हर प्रकार की सुरक्षा का जिम्मेदारी निभाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आगे चल के किंग मेकर की भूमिका ये अदा करेंगे। सबसे ज्यादा प्रभुत्व यही हासिल करते हैं क्षेत्र हड़पने में, और इसी में से फिर आगे चल के शासक निकलते हैं, सुल्तान बनते हैं इन्हीं में से, और इन्हीं के आपस में संघर्ष होगा। तो इसको 40 तुर्क सरदारों के ये गठन को कहते थे तुर्गान या तुर्कान। एक चहलगानी बोलते थे, महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। इसका अन्य नाम चालीसा दल भी कहते थे, और जानना है चालीसा मंडल, लिख लीजिए। तुर्कान भी बोलते थे, तुर्कान। तो 4-5 ये इसके नाम थे, ये जानना जरूरी हो जाता है। तो इनको समाप्त करने के लिए इसका निर्माण करता है, और इसी में से बाद में निकल के आता है, आप देखते हैं बलबन, जो इसका एक बेहतरीन गुलाम रहता है। ये पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी लेते हैं, कभी कभी तो सुल्तान पे भी हावी हो जाते हैं, सुल्तान से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हीं पे कंट्रोल करेंगे आगे चल के बलबन, और इनके एक एक जो सूबेदार रहेंगे, एक एक प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारी रहेंगे, उनको परास्त करता है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जान लीजिए, ग्वालियर विजय जब करता है, ग्वालियर विजय के बाद सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाता है। ठीक है। बंगाल में अली मर्दन खां तो आप देख ही रहे हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, अलाउद्दीन की उपाधि ले लेते हैं, वो तो बता ही दिया मैंने। और इनके पुत्र रहते हैं हसमुद्दीन, वो भी ग्यासुद्दीन आजम की उपाधि ले लेते हैं। यदि नहीं लिखा तो लिख लीजिए, ग्यासुद्दीन आजम की उपाधि हसमुद्दीन ले लेते हैं। हसमुद्दीन एवाज उनका नाम रहता है। देखिए, बंगाल क्षेत्र में जब इख्तियारुद्दीन निपट जाता है तो उस क्षेत्र में एवाज नाम का शासक कब्जा कर लेता है, और फिर एवाज से इल्तुतमिश भिड़ते हैं, और इल्तुतमिश एवाज को अपने अधीन ला लेते हैं। उसके बाद मलिक जानी को, तो मलिक जानी को बिहार का सूबेदार कौन बनाता है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है। इसे गुलामों का गुलाम भी कहते थे, तो ये भी जान लेना है। तो लगभग सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देख लिया है, और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और यदि हमारा कंटेंट आपको महत्वपूर्ण लग रहा है तो आपको एक सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सब्सक्राइब आप करें, और जरूरतमंद लोगों तक इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी कंटेंट टीम आपके लिए महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध करवा रही है। ये डेटा एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, अलग अलग किताबों के सम्मिश्रण से बना है। तो वो काम मैं आपको करके दूंगा। आपको